आज हमारे सामने भारत की आर्थिक तरक्की की वो कहानी है जिसे पंचवर्षीय योजनाओं के पन्नों में लिखा गया है। बिल्कुल। ये सफर है 1951 से लेकर 2017 तक का। और हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखें या आंकड़े नहीं हैं। वो एक नए नवेले देश की उम्मीदों, गलतियों और सीख की पूरी दास्तान सुनाते हैं। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि इस 65 साल के सफर से वो सबक निकालें जो शायद आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब इस प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, सवाल बहुत बड़ा था। 1947 में आजादी तो मिल गई, पर अब देश चलेगा कैसे? तिजोरी लगभग खाली थी, करोड़ों लोग गरीब थे। एक रोड मैप चाहिए था। बिल्कुल, एक रोड मैप, और इसकी प्रेरणा ली गई सोवियत संघ के मॉडल से, जिसे जोसेफ स्टालिन ने 1928 में शुरू किया था। ये सिर्फ पैसे का हिसाब किताब नहीं था, ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट था। और इसी ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। जी, जिसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। तो पहली योजना 1951 से 56 तक, इसका पूरा जोर खेती पर था। कृषि, सिंचाई और बिजली, नारा बिल्कुल साफ था, पेट भरेगा तभी देश बढ़ेगा। और इसके पीछे वो एक खास मॉडल था, हेरल्ड डोमो मॉडल। ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है। आसान शब्दों में ये क्या था? इसका सिद्धांत बहुत सरल है। देखिए, ये मॉडल कहता है कि देश की तरक्की दो चीजों पर निर्भर करती है। अच्छा। एक, देश कितना पैसा बचाता है, यानी सेविंग्स रेट, और दूसरा, उस पैसे को लगाकर कितना उत्पादन होता है, यानी कैपिटल आउटपुट रेशो। मतलब ज्यादा बचत करो और उसे सही जगह लगाओ। बस यही। इसीलिए पहली योजना में भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बांधों पर जोर दिया गया। और ये योजना तो सफल भी रही। लक्ष्य था 2.1% विकास दर का, लेकिन मिली 3.6%। हाँ, उम्मीद से कहीं ज्यादा। और एक मजेदार बात, 1956 में ही 5 IITs की स्थापना भी शुरू हो गई थी। लेकिन पहली योजना की सफलता के ठीक बाद दूसरी योजना में एक 180 डिग्री का मोड़ आ गया। बिल्कुल, फोकस अचानक खेती से हटकर विशालकाय उद्योगों पर चला गया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक जुआ था, है ना? मतलब एक तरफ 80% आबादी खेती पर है और हम स्टील प्लांट लगा रहे हैं। जुआ नहीं, एक सोचा समझा वैचारिक फैसला कह सकते हैं। ये नेहरू और PC महालनोबिस का विजन था। अच्छा। उनका मानना था कि अगर भारत को एक ताकत बनना है तो अपनी औद्योगिक नींव खुद रखनी होगी। ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का एक शुरुआती भारतीय रूप था। यानी भारी उद्योग लगाओ ताकि देश आत्मनिर्भर बने। जी, इसी के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट बने। लेकिन ये जोखिम बहुत भारी पड़ा, खासकर तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो 1961 से 1966 तक चली। भारी पड़ा कहना भी शायद कम होगा। तीसरी योजना एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी थी, एक के बाद एक संकट। हाँ, 1962 में चीन से युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध। और रही सही कसर 1965-66 के भयानक सूखे ने पूरी कर दी। हमने खेती पर ध्यान कम दिया था और अब देश में अनाज की भारी किल्लत हो गई थी। मतलब ये योजना पूरी तरह विफल हो गई। बुरी तरह से। नतीजा ये हुआ कि सरकार के पास संसाधन ही नहीं बचे कि वो अगली 5 साल की योजना बना सके। और इसीलिए प्लानिंग को रोकना पड़ा। जी, 1966 से 1969 तक के इस दौर को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा गया। तो 5 साल की लंबी योजना की जगह 3 वार्षिक योजनाएं बनी। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी संकट के बीच से एक क्रांति ने जन्म लिया। आप हरित क्रांति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। उस अकाल ने हमें सिखाया कि हम खाद्य सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में उच्च उपज वाले बीजों का काम शुरू हुआ। तो ये तीसरी योजना की विफलता से मिला सबसे बड़ा सबक था। सही कहा। इस 3 साल के ब्रेक के बाद देश चौथी योजना 1969-1974 के साथ पटरी पर लौटा। इस समय तक राजनीति भी बदल रही थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। और उनका नारा था गरीबी हटाओ, जिसका असर योजना में भी दिखा। हाँ, और 2 बहुत बड़े फैसले हुए। पहला, 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब था? मतलब राष्ट्रीयकरण से किसी किसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा? फर्क जमीन आसमान का था। इसका मतलब था कि अब बैंक सिर्फ बड़े शहरों में अमीरों को लोन नहीं देंगे। सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि गांवों में ब्रांच खोलो और किसानों, छोटे व्यापारियों को भी कर्ज दो। ये बैंकिंग को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाने की कोशिश थी। एक जबरदस्त कोशिश। इसी दौरान इसरो की स्थापना हुई और दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड
यानी श्वेत क्रांति भी शुरू हुई। लेकिन 70 का दशक राजनीतिक रूप से बहुत उथल-पुथल भरा रहा। बिल्कुल, और इसका असर 5वीं योजना पर भी पड़ा। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। और उन्होंने आते ही इस योजना को उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले 1978 में ही बंद कर दिया। जी हाँ। और फिर जनता पार्टी ने अपना एक नया प्रयोग किया, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। ये क्या था? एक लचीला विचार था। मतलब 5 साल का एक फिक्स्ड लक्ष्य रखने की बजाय हर साल योजना की समीक्षा करो और अगले साल के लिए नए लक्ष्य तय करो। आइडिया तो अच्छा लगता है। पर यह राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया। 1980 में कांग्रेस सरकार वापस आई और उसने इसे रद्द कर दिया। तो 80 का दशक शुरू हुआ छठी योजना के साथ, और यहाँ से नेहरूवादी समाजवाद का प्रभाव कम होता दिखने लगा था। बिल्कुल, आर्थिक उदारीकरण की आहट सुनाई देने लगी थी। नाबार्ड की स्थापना भी इसी दौरान हुई। और 7वीं योजना 1985 से 90 के बीच, उसमें तो एक ऐतिहासिक बदलाव आया। हाँ, पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियों से ज्यादा निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। नारा था रोजी रोटी और उत्पादकता। और ये योजना सफल भी रही, 6% की विकास दर मिली। जी, लेकिन इस सफलता के ठीक बाद भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। 1990 से 92 का वो दौर, जब 2 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना ही नहीं बन पाई। वो एक भयानक दौर था। खाड़ी युद्ध से तेल के दाम आसमान पर थे। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। हालत इतनी खराब थी। हालत ये थी कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते के आयात का पैसा बचा था। देश दिवालिया होने की कगार पर था। मैंने पढ़ा है कि हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। जी, भारत को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा धक्का था। लेकिन इसी गहरे संकट से 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों का जन्म हुआ। बिल्कुल, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। तो 1991 के सुधारों के बाद जब 8वीं योजना शुरू हुई, तो प्लानिंग का मतलब ही बदल गया होगा। सरकार अब ड्राइवर सीट पर नहीं थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब प्लानिंग का तरीका आदेशात्मक नहीं बल्कि संकेतात्मक हो गया। सरकार अब ये नहीं बताती थी कि क्या बनाना है, बल्कि बाजार को दिशा दिखाती थी। और इसके बाद की योजनाओं का फोकस भी बदला। 9वीं और 10वीं योजना का थीम था सामाजिक न्याय के साथ विकास। हाँ, 10वीं योजना के दौरान तो भारत ने अपनी अब तक की सबसे तेज विकास दर हासिल की। सर्व शिक्षा अभियान को भी इसी में ताकत मिली। लेकिन एक नई चिंता भी उभर रही थी। सही कहा। चिंता ये कि ये विकास कहीं कुछ लोगों तक ही तो सीमित नहीं रह गया, और हम इसकी पर्यावरणीय कीमत क्या चुका रहे हैं। और शायद इन्हीं चिंताओं का जवाब 11वीं और 12वीं योजना में देने की कोशिश की गई। जी, जिनका मुख्य विषय था समावेशी और सतत विकास, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब बात सिर्फ जीडीपी की नहीं थी। नहीं, अब बात ये थी कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे और पर्यावरण को भी नुकसान न हो। 12वीं योजना, जो भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका पूरा जोर इसी पर था। और फिर 2014 में एक बड़े युग का अंत हुआ। योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। तो ये सिर्फ नाम बदला या काम भी बदला? योजना बनती थी और राज्यों को उसे लागू करना होता था। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि इन 12 योजनाओं के 65 साल के लंबे सफर से, इन सारे प्रयोगों और गलतियों से मिले कौन से सबक हैं जिन्हें हमें भारत के अगले आर्थिक अध्याय को लिखते समय याद रखना चाहिए, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें हर हाल में पीछे छोड़ देना चाहिए।